हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम अपने बीपीएससी के एडुटेरिया वॉल्यूम के सेट 1 को सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आप प्रत्येक क्वेश्चन के सामने टिक लगाते जाइएगा और बाद में ऐड कीजिएगा कितना आपका सही बन रहा है। आज का हमारा कट ऑफ है 105 मार्क्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन की व्याख्या किस आर्टिकल में की गई है? तो ये है आर्टिकल 108 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने का। अगला प्रश्न है, अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, याद रखिएगा। एक बार प्रथम दहेज प्रतिबंध विधेयक 1959 में, इसका बैठक हुआ 61 में। दूसरा बैंकिंग सेवा से था जो 78 में हुआ था। तीसरा 2002 में हुआ था जो कोटा से रिलेटेड था। अगला प्रश्न है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो लोकसभा में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, बट राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कौन सा गलत है? डीपीएसपी जो लिया गया है आयरलैंड से, इसके बारे में बताना है कौन सा गलत है। तो संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। 36 से 51 तक सही है। आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा, ये भी कहा सही है। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। लागू करने के लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है, ये सरकार के प्राप्त संसाधन पर डिपेंड करता है कि वो लागू करे या न लागू करे। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायत को आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की थी? किस समिति ने? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, पी. थुंगन समिति। तो सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति कब आई थी? तो एल.एम. सिंघवी समिति 86 में आया था। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत के गठन का व्याख्या किया था 1957 में, उसके 20 साल बाद आता है अशोक मेहता समिति। उसके बाद एक आता है पी. थुंगन समिति। तो इसका सही उत्तर है एल.एम. सिंघवी समिति। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 12 किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 12 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यह है केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है 249, 50, 52, 53। सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 253 जो है विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है संसद को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति के लिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए, संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए, आधारभूत संरचना के खंडन के लिए। सही उत्तर है संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है किस रूप में है? भारतीय अंकों का राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का रोमन रूप, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, भारतीय अंकों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप दोनों। तो सही है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1966 में जो गठन हुआ था प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन चुने। तो वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो ये गलत कथन हो जाएगा, इसमें वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा
2 और 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 सही हो जाएगा। वेतन भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। वेतन जो गलत कथन चुनना था। तो वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है नहीं, वेतन उस राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा जहाँ का वो राज्यपाल होगा, और पेंशन जो है वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? आर्थिक EWS को रिजर्वेशन दिया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? तो ये हो जाएगा 103वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस शासक को उसके सिक्कों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, कनिष्क। सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाजू हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा सही उत्तर नवदा टोली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी पूर्व का बगौज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागज कोई अभिलेख है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बैगज कोई अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था? श्रीलंका पर संपूर्ण विजय किसके द्वारा प्राप्त किया गया? तो ये राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस आंदोलन का नारा था करो या मरो, सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया, तो ये नहीं 10 आवर नहीं था, 0 आवर था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था ना, ये तीनों ने विरोध किया था। ऑप्शन सी और डी गलत है, तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगला है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? तो न्याय दर्शन गौतमी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसको नाम दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम चेंज किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। ये 1884 में सिविल सेवक ए ह्यूम के द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की। प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 85 को। दादा भाई नौरोजी ने नाम चेंज करने का सुझाव दिया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा नाम चेंज करने का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत का चयन कीजिए? 38-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तो ये हमारा क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, ये कथन हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? मस्त जागीर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इबन बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आया था? तो इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग बम पर हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो ये था बसंत कुमार बिश्वास, बालमुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीचंद। इसमें उपयुक्त सभी को दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया। बालमुकुंद को, बसंत कुमार बिश्वास को, अवध बिहारी को, मास्टर अमीचंद को, यानी कि चारों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ई। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो रॉलेट एक्ट के सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा चल रही थी, सही है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित की गई, ये भी सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, ये हमारा कथन गलत है, यानी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा कहा? किसके द्वारा ये वर्ड बोला गया था? तो ये वर्ड बोले थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या तात्पर्य है? 58 क्या था? विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या तात्पर्य था? तो ये था राजस्व विभाग। 58 था एक प्रकार का राजस्व विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासकों ने सर्वप्रथम किसे दक्षिण के राजाओं को सल्तनत में मिलाया? दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा मिलाया गया था? तो सही हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो ऑप्शन सही हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, मराठा ने। तो सबसे ज़्यादा सहायता किया था ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा। 28 का हो जाएगा एप्पल। इसमें बोलते हैं ग्वालियर के सिंधिया के द्वारा इसमें बोलते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की। उस टाइम लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ेगा, ऐसा लॉर्ड कैनिंग का कहना था। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान करें। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो अरुणा आसफ अली जो रिलेटेड थे भारत छोड़ो आंदोलन से। 8 अगस्त 1942 को जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उससे रिलेटेड थे अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉल। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मित्र मेला की स्थापना 1899 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 1904 में इसे अभिनव भारत कर दिया गया। अभिनव भारत इसे ही किया गया था, अभिनव भारत। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने की एक निष्ठुर बर्बादी किसके द्वारा कहा गया था? असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए एक निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। अगला प्रश्न, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन सही है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य हुए अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? अंतिम युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? क्रिप्स मिशन किसके टाइम में आया था? तो विंस्टन चर्चिल ने भेजा था, ऑप्शन नंबर सी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, विंस्टन चर्चिल वहाँ के पीएम थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुए समझौते का संपन्न कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पूछा गया है, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीयकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाती है, जिनमें समस्त आर्थिक गतिविधियों पर सरकार या राज्य सरकार का नियंत्रण होता है या केंद्रीय इकाई द्वारा संपादित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा, यानी कि 42 का आंसर जो हो जाएगा हमारा ई। 42 का उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है 43 नंबर, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गई है? तो यह है 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। केसर, केसर कहाँ से रिलेटेड है? तो केसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, एक का डॉग। काली मिर्च हो जाएगा केरल से, काली मिर्च हो जाएगा केरल से। हल्दी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, और जीरा हो जाएगा राजस्थान से। तो ये सही उत्तर हो जाएगा बी। बी नंबर है 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस कीमत को किसान के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? मंडी कीमत, सामान्य कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली खरीद मूल्य। तो ये हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर की गई थी 1982 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, ठीक है। पीली क्रांति जो रिलेटेड था वो सरसों से था, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से, ये भी सही है। कृष्ण क्रांति कपास से नहीं है, कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो ये दो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कौन समुद्र का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा है? कौन सा मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा है? शेयर, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण पत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी हो जाएगा। शेयर, बॉन्ड, प्रतिभूतियां, ऋण पत्र बैंक की कुल जमा राशियाँ, कंपनियां के शेयर इत्यादि मूल्य का संचय करते हैं, इसलिए ये मुद्रा के निकट प्रतिस्थापन हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमत तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश का किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? सबसे अधिक गरीबी दर वाला राज्य है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो ये हो जाएगा अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 53, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिली है? किस राज्य की सीमा? तो मेघालय मिलता है, त्रिपुरा मिलता है, मणिपुर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। अगला प्रश्न है 54 नंबर में है, निम्न पर विचार करें, गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओके के पेड़। कहता है उपयुक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ये विशेषता के अंतर्गत ये सब दिया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? बाड़ा लच्छा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, माना नीति उत्तराखंड में है, माना दर्रा, नीति दर्रा ये सब उत्तराखंड में है, यानी कि सी सुमेलित नहीं हो जाएगा। जलेपला सिक्किम में है, ये भी सुमेलित है, हमारा ये सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, माना दर्रा है ये उत्तराखंड में, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, नामचा बरवा हिल्स हिमालय के किस श्रेणी में आता है? नामचा बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो नामचा बरवा है वो हिमाद्री या बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक नदी मिलती है? गंडक नदी पटना में किस दिशा से मिलती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर से आकर मिलती है, ऊपर से आकर मिलती है, इस प्रकार से गंडक नदी पटना में, तो हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? चौर, मन, तराई क्षेत्र, उप तराई क्षेत्र। तो ये हो जाएगा मन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? विस्तार का बात किया है टाल क्षेत्र का, तो टाल है पटना से मोकामा तक, ऑप्शन नंबर एप्पल है पटना से मोकामा। अगला प्रश्न है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी बिहार में, दक्षिण पूर्वी बिहार में चंदन का मैदान है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मरुधान किसे कहा जाता है? मरुधान किसे कहा जाएगा? तो रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र मरुधान कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदानों को सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सुमेलित है? कंपोज हो जाएगा उत्तरी ब्राज़ील नहीं, लानोज का विस्तार है वेनेजुएला, ये सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
हेलेंसिकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलेंसिकी किसकी है? तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी। कोपेनहेगन डेनमार्क की है राजधानी कोपेनहेगन, ये फिनलैंड की हो जाएगा हेलेंसिकी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? केनारीज, हम्बोल्ट, ओशुआ, अग्लुहास। तो ये हो जाएगा अग्लुहास जो है एक प्रकार का गर्म जलधारा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये है लेक बैकाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है टॉरेंस जल्ड मरुमध्य, टॉरेंस जल्ड मरुमध्य किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? टॉरेंस जल्ड मरुमध्य किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो हीरे का सबसे अधिक उत्पादक देश है रूस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाएगा? घरेलू सीमा में किसे शामिल नहीं किया जाएगा? तो देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के कार्यालय को शामिल नहीं किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो तेंदुओं की सबसे ज़्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये है हमारे बिहार की राजधानी पटना में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात में हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यह 143 उपग्रह को एक और भेजा था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग आधा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इसी तरह आधा क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, उसके बाद अपना स्कोर बताइएगा। अगला प्रश्न है 76 नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो यह है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ई पिक का विस्तृत नाम क्या है? ई पिक का विस्तृत नाम क्या है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 16वां बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है महावीर चक्र, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, ये बुक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो राहुल पंडिता के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला है 66वां फिल्म पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो थप्पड़ को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 48वां मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे एन.वी. रमन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कहता है यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्व होने के अवसर पर मनाया जाता है, तो सही है। उसके बाद है इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया, ये भी सही है। देश के 6 स्थान जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअली प्रदर्शन का आयोजन हुआ, ये भी सही है। और इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है, ये भी सही है। यानी कि सभी ऑप्शन सही है, ABCD से सही, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है?
तो ये हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। बताना है कि स्वीडन के पीएम कौन है, तो स्टेफन लोफवेन है वहाँ के पीएम स्वीडन के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्ष में कौन सम्मिलित नहीं है, तो निकोलन पानसियन अर्मेनिया के पीएम हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, सीरिया के राष्ट्रपति स्टेबन ओकॉर्न नहीं है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं, बशर अल असद, यानी कि ऑप्शन सी से गलत हो जाएगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। गुइडो बेल्डियो हैं पेरू के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये 16वें राष्ट्रपति के मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है, तो ये बनी है उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है, तो ये ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना किस राज्य सरकार की योजना है, तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण दिए गए। टोटल पद्म अलंकरण कितने दिए गए, तो 119। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो सरस्वती सम्मान दिया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेजबानी में 3 से 27 मार्च 21 को आयोजित किया गया, तो डेजर्ट फ्लैग हुआ संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाले राज्य का स्थिति का अवरोही क्रम बतलाना है, यानी घटते क्रम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय में कौन सी योजना शामिल नहीं है। 2 कौन सी योजना शामिल नहीं है, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, ये शामिल नहीं है, ये ऑप्शन सी शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा है, तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, इसे आपको बिहार का आर्थिक परिदृश्य देख लेना होगा, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2.97%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है हमारे मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है, तो ये है कुर्था अरवल के थाना को। अगला प्रश्न है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस राष्ट्र कौन सा रहा है, तो ये फोकस राष्ट्र रहा है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2022 में 48वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 1929, नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना में 12 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष थे कौन, तो ये हैं एफ.जी. सलाई। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था, तो पटना था, गया था, मुजफ्फरपुर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन स्थानों से मिला है,
तो बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद एवं चेचर से प्राप्त हुआ है। चिरांद से और चेचर से, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाई थी? तो ये बनाया था राजधानी 41 में, 1541 में। 16 का हो जाएगा ऑप्शन कैट, 6 का हो जाएगा कैट। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो ये था बिहार शरीफ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? वर्तमान पटना कॉलेज जो था किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो ये थी, यहाँ पर फैक्ट्री था डच का, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो ये थी वैशाली से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंगदैर्घ्य और वेग परिवर्तित हो जाता है, वही आवृत्ति में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर एप्पल, परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में कौन सा मिलान सही नहीं है? मैनोमीटर गैस का दाब सही है, मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता, ये भी सही है, यानी कि सारे मिलान सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? मूल मात्रक की संख्या है 7, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ में अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन सा है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस है, हल्दी है और लौंग है। वनीला, हल्दी, लौंग, ये वनीला नहीं है, यानी कि 1, 2 वनीला भी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे। लिटमस, वनीला, हल्दी, लौंग सभी हो जाएंगे प्राकृतिक सूचक। अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पे काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बर्तनों को, ठीक है, जिंक ऑक्साइड मेढक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? त्वचा से सांस लेता है, शीत रक्तीय प्राणी है, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाएं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो ये है एलिथ्रीन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? कार्बन क्रेडिट का मान होता है 1000 किलोग्राम CO2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कुल भाग का कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो ये होता है 65%, लगभग 65%, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? मैग्नीशियम, आतिशबाजी, मैग्नीज, फर्टिलाइज़र, टंगस्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब, तांबा, ग्लैवनीकरण। तो ये सही हो जाएगा। तांबा का ग्लैवनाइजेशन नहीं होता है, ग्लैवनाइजेशन होता है जिंक की परत पे चढ़ाना, ग्लैवनाइजेशन कहलाता है। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। टंगस्टन का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है, मैग्नीज का यूज फर्टिलाइज़र में, और मैग्नीशियम का आतिशबाजी में, ये तीनों सही है। ये तांबा सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? कौन सा फास्फोरस? फास्फोरस के श्वेत फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी, 22 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चूहा मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? चूहा मारने वाले दवा में कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड। पोटेशियम साइनाइड या जिंक फॉस्फाइड, यानी कि ए और सी हो जाएगा, ए और सी, यानी कि ऑप्शन हमारा हो जाएगा ई।
अगला प्रश्न है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? तो नाइट्रोजन प्रभावित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है, स्टेपिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है तो प्रथम बड़ी होती है यकृत, दूसरा बड़ा होता है अग्नाशय। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करता है, तो ये हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय से 4 प्रकार के रस अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल पाए जाते हैं, जिसमें अल्फ़ा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण नहीं है तो शकरकंद तना के अंतर्गत नहीं आता है, ऑप्शन सी। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? अभावजन्य रोग किसे कहेंगे? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोग को अभावजन्य रोग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है प्लीहा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संश्लिष्ट तंतु, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? डेमेंशिया, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या वर्णांधता। तो ये हो जाएगा डेमेंशिया, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य रूप से होता है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर ए। कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कैंसर के लिए उपचार के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो यह किया जाता है आर्सेनिक 74 का यूज, ट्यूमर में कोबाल्ट 60 का यूज, कैंसर में आयोडीन 131 का यूज भी कैंसर में किया जाता है, सोडियम 24 का यूज परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ई। अगला है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली आंसू गैस कौन सी है? आंसू गैस के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो अमोनिया का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शरीर में अत्यधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग नहीं होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, रिकेट्स होगा, ज़ीरो थैलेमिया होगा, ज़ीरो थैलेमिया नहीं होगा और रिकेट्स। तो इसमें विटामिन ए में सबसे हो जाता है रतौंधी होगा, रिकेट्स भी नहीं होगा, स्कर्वी भी नहीं होगा, ज़ीरो थैलेमिया हो सकता है, ये बी और डी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। H9N2 H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होगा बर्ड फ्लू, H9N2 के कारण बर्ड फ्लू होगा, ऑप्शन ए। अगला है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स के लेखक हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि ए तथा बी का औसत इतना हो तो एन का वैल्यू क्या होगा? इसको मैथ्स को बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बतलाइएगा, इसको बतला दिया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 142 का सही उत्तर हो जाएगा एप्पल। आगे इसी तरह आंसर हम टिक आउट कर दे रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा नहीं बनेगा वो कमेंट में बतला सकते हैं। 43 का हो जाएगा एप्पल। आगे है 44 का टाइम एंड वर्क से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन का है, किसका प्रश्न है? तो इसका सही उत्तर है सी, 26,620 रुपया। अगला है, 3 सेंटीमीटर व्यास कितना बनाएगा? तो दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड दे दीजिएगा। इसका आंसर आएगा 48। अगला ABC के रूप में दिया गया है, अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ये समेशन का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्पल 58। अगला प्रश्न था
विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। सीरीज दिया है, इसमें विलुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर कैट। और लास्ट क्वेश्चन है 50, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉल। मैथ्स 10 ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप प्रयास करें कि 10 में 10 अगर सही हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं होता है। तो चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।